वेलकम दोस्तों, मैं योगेश कोरबार आप सभी के लिए एक नया वीडियो जो आधारित है 30 जुलाई करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स टुडे स्पेशल। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, नई वीडियोस के अपडेट जल्द ही मिलते रहे। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में जो कि 30 जुलाई स्पेशल करंट अफेयर्स के बारे में है। ये हमारा इवनिंग शो है, तो आज शाम का स्पेशल शो है जो 13 जुलाई करंट अफेयर स्पेशल। इससे पहले मैंने एक और वीडियो था जो मॉर्निंग शो था 13 जुलाई स्पेशल मॉर्निंग शो, जो आप पहले इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे चुका हूं और ऊपर वीडियो के आई बटन पर आप क्लिक करते ही आपको उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 13 जुलाई स्पेशल करंट अफेयर्स। तो जो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे राफेल। कौन सा होगा? राफेल। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपको राफेल का चित्र भी दिखा दिया गया है दोस्तों। तो हमारे भारत में राफेल का स्वागत किया गया है। किसका स्वागत किया गया है? राफेल का। भारत में राफेल का स्वागत किया गया है। तो ये वायुसेना के लिए बहुत ही बड़ा शस्त्र है। कौन सा? राफेल। फ्रांस से 5 राफेल, फ्रांस से 5 राफेल भारत के अंबाला पहुंचे। ये जो 5 राफेल जो है ये कहां निर्मित है? ये राफेल ये फ्रांस में निर्मित है। कौन से? राफेल शस्त्र जो भारत की वायुसेना को सौंपे गए हैं और ये अंबाला, भारत के अंबाला नामक स्थान पर पहुंचे हैं। तो राफेल स्वागत, राफेल वायुसेना के नए सरताज ने चूमी देश की धरती। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने अखबार की कटिंग को साइड में लगा रखा है, तो आप ध्यान से देख लो उसे और किस प्रकार का दिखता है ये राफेल। तो दोस्तों देखिए आगे, तो हमारे अगला जो इसके बारे में हम बात करते हैं आगे, जाबाज दस्ता वायुसेना की 70वीं स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एरोज। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जाबाज 70वीं स्क्वाड्रन, जाबाज 70वीं वायुसेना की गोल्डन एरोज। तो दोस्तों हमारे जो जाबाज दस्ता वायुसेना की 70वीं स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एरो। तो भारतीय वायुसेना ने स्वर्णिम इतिहास में एक और नया अनुभव अध्ययन जुड़ गया है। दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक कौन सा? राफेल। एक नया शस्त्र मिल गया हमारे राफेल, जो एक बहुत ही उच्चतम तकनीकी से निर्मित फ्रांस देश में निर्मित शस्त्र है। कौन सा? राफेल, जो भारत के अंबाला नामक स्थान पर पहुंच चुका है, जो जिनकी संख्या कितनी है? 5। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। और 234 कारगिल युद्ध के 2 अंबाला एयरबेस से इतने लड़ाकू विमानों ने ऊंची चोटियों पर दुश्मनों पर भी हमला बोला है। किसने? राफेल नामक शस्त्र जो भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है। और वायुसेना की 70वीं स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एरोज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोल्डन एरोज। जिसकी न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने साथ ही स्क्रीन पर लगा दी है, तो दोस्तों आप ध्यान से देख ले एक बार। और ये अंबाला में तैनात भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन है और ये पश्चिमी एयर कमांड के अंतर्गत आने वाली ऑपरेशन कमांड है। और वायुसेना की 70वीं स्क्वाड्रन 1951 में अस्तित्व में आई। और ये वायुसेना की 70वीं स्क्वाड्रन कब आई अस्तित्व में? 1971 में ये अस्तित्व में आई। अब आई अस्तित्व में 1971 में। तो देखिए आगे, और जिसमें हेविलेट वेम्पायर एक के 52 लड़ाकू विमान है। अब बात करते हैं आगे, तो हम बात करते हैं कारगिल युद्ध के दौरान। क्या बात करते हैं? कारगिल युद्ध के दौरान, कारगिल युद्ध के दौरान होने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कारगिल युद्ध के दौरान कुछ विशेष बातें ऐसी। तो कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल क्षेत्र को लेकर कारगिल युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान के मध्य 1999 में हुआ था। और कारगिल युद्ध के दौरान वायुसेना प्रमुख कौन थे? बीएस धनोआ। कौन थे? बीएस धनोआ, जिसका एक फोटो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाया, देखा है आप देख लो एक बार। कौन है? बीएस धनोआ, जो थे वायुसेना प्रमुख। कौन थे? बीएस धनोआ, जिसका आप स्क्रीन के ऊपर पिक देख सकते हैं, उनकी फोटो देख सकते हैं कि कौन थे? बीएस धनोआ। और इनके साथ ही कौन थे? मार्शल ऑफ द एयरफोर्स
अर्जन सिंह कौन थे? अर्जन सिंह भी इनके साथ थे। कौन थे? अर्जन सिंह। मार्शल कौन थे? मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, इन्होंने भी इस युद्ध की कमान संभाली थी। और इनके साथी कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी भी इनके साथ थे। तो आप बीएस धनोआ के चित्र के पास ही आप देख सकते हैं कि कौन कौन थे, कौन कौन से ऐसे प्रमुख थे जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान स्क्वाड्रन की कमान संभाली। किसकी? स्क्वाड्रन की कमान संभाली। बीएस धनोआ, अर्जन सिंह और सुब्रतो मुखर्जी। तो देखिए आगे 70वीं स्क्वाड्रन के बारे में बात करते हैं। और यह स्क्वाड्रन अपने समय के सबसे बेहतर लड़ाकू विमानों की तैनाती और संचालन की विरासत की आगे बढ़ा रही है और करीब 2 दशकों तक 1957 से 1975 तक यहाँ हॉकर हंटर विमानों का कर रही है। तो आप न्यूज़पेपर की कटिंग को ध्यान से देखते हैं दोस्तों कि ये किस प्रकार की है। अब बात करते हैं मिग 21 का संचालन, यानी स्क्वाड्रन ने करीब 4 दशकों 1975 से 2016 तक भटिंडा एयरबेस से सोवियत संघ निर्मित मिग 21, कौन सी? मिग 21, ये किसके द्वारा? सोवियत संघ निर्मित का संचालन किया गया। और रूसी मिग 21 विमानों का चरणबद्ध रूप से भारतीय वायुसेना हटाने के बाद स्क्वाड्रन बिखर गई। तो दोस्तों देखिए आगे अब बात करते हैं अंबाला एयरबेस का गौरवशाली इतिहास। जहां पर फ्रांस से निर्मित राफेल जो है, जो 5 राफेल जो है वहां पर अंबाला नामक स्थान पर उतरी है। तो उसके बारे में गौरव इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी एक कटिंग मैंने वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की है अंबाला एयरबेस का गौरवशाली इतिहास। अंबाला एयरबेस का गौरवशाली इतिहास, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अंबाला एयरबेस का गौरवशाली इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं कि अंबाला एयरबेस रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, युद्ध के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, युद्ध के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा एयरबेस? अंबाला एयरबेस। कौन सा? अंबाला एयरबेस। यह एयरबेस भारत पाकिस्तान सीमा से 220 किलोमीटर दूर है। भारत और पाक से कितने दूर है? 220 किलोमीटर दूर है। कितने? 220 किलोमीटर दूर है। और ये सबसे पुराना भी है। क्या है? सबसे ओल्ड एयरबेस है। क्या है? ओल्ड एयरबेस। कौन सा है? अंबाला। कौन सा है? अंबाला एयरबेस। और ये 1999 में रॉयल एयरफोर्स की 1919 में, कब? 1919 में एक स्क्वाड्रन हुई थी। कहां पर? अंबाला एयरबेस पे रॉयल एयरफोर्स की। किसकी? रॉयल एयरफोर्स की 99वीं स्क्वाड्रन के समय ये अस्तित्व में आया। कौन सा? अंबाला एयरबेस। कौन सा? अंबाला एयरबेस। कौन सा दोस्तों? अंबाला एयरबेस। और 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अंबाला एयरफोर्स बेस पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की भारी बमबारी की चपेट में भी आया और 1948 से 1954 तक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल के रूप में भी कार्य किया गया इसके दौरान। अब बात करते हैं हम आगे। तो आगे बात करते हैं कि तो अंबाला एयरबेस से कई सफल ऑपरेशन भी हुए। विभिन्न प्रकार के विमान संबंधी यहाँ पर ऑपरेशन भी सफल तरीके से संपन्न हुए हैं। कहां पर? अंबाला एयरफोर्स एयरबेस। कहां पर? अंबाला एयरबेस पर। तो इसकी कटिंग आप देख सकते हैं। तो देखिए इसकी कटिंग के बारे में, अंबाला एयरबेस से कई सफल ऑपरेशन भी हुए हैं। तो अंबाला एयरबेस से कई सफल ऑपरेशन चलाए गए, जैसे 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन कौन सा? सफेद सागर। सफल तरीके से इसका संचालन अंबाला एयरबेस से किया गया। और आगे बात करते हैं 2001 और 2002 के मध्य भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव के दौरान ऑपरेशन पराक्रम 2001 और 2 के मध्य भारत पाक के मध्य कौन सा ऑपरेशन? किस ऑपरेशन को चलाया गया इसके द्वारा ऑपरेशन पराक्रम को। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पराक्रम को यहां
अंबाला एयरबेस से सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। और कारगिल युद्ध के दौरान यहां से 234 लड़ाकू विमानों ने ऊंची चोटियों पर मौजूद दुश्मनों पर हमला भी किया। तो और आगे बात करते हैं हम, इसके द्वारा ऑपरेशन रात को भी अंजाम दिया गया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन रात को भी क्या अंजाम दिया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आप स्क्रीन के ऊपर ही देखते हो, अबे अपना चेहरा नहीं बता पाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, फ्रांस द्वारा 5 राफेल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंच गई है। तो फ्रांस द्वारा 5 राफेल, कितनी राफेल दोस्तों? 5 राफेल कहां पहुंच गई? अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुकी है। कब पहुंची? 29 जुलाई को 5 राफेल अंबाला पहुंची। कहां पहुंची? अंबाला पहुंची। ये राफेल विमान फ्रांस से अंबाला आए और यहीं पर आधिकारिक तौर पर इन्हें भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। अब बात करते हैं आगे, भारत ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए 2007 में मल्टी रोल एवं लड़ाकू विमानों के लिए टेंडर जारी किए थे। क्या जारी किए थे दोस्तों? टेंडर। और जिसमें अमेरिका के F-16, अमेरिका के F-16 ये भी एक विमान है दोस्तों। अब आगे F-A-18 जो भी अमेरिका से निर्मित है, F-A-18, रूस के MiG-35, रूस का MiG-35 जो रूस द्वारा विमान निर्मित है, स्वीडन के ग्रिफिन और फ्रांस के राफेल और यूरोपीय समूह के यूरोफाइटर टाइफून की दावेदारी पेश की थी। अब बात करते हैं आगे, जो इनके अतिरिक्त 27 अप्रैल 2011 को परीक्षण की आखिरी दौर में यूरोफाइटर और राफेल ही भारतीय परिस्थिति के अनुकूल पाए गए। कौन से? राफेल जो फ्रांस के द्वारा निर्मित है, और यूरोफाइटर जो यूरोपीय देशों के द्वारा निर्मित है, यूरोफाइटर ये ही भारतीय दशा के अनुकूल निकले और इन्हीं को भारतीय परिस्थिति के अनुकूल पाया गया। और 31 जनवरी 2012 कब? 31 जनवरी 2012 को सस्ती बोली व फील्ड ट्रायल के दौरान भारतीय परिस्थिति और मानकों पर सबसे खराब उतरने के कारण ये टेंडर किसे दिया गया? ये टेंडर केवल राफेल को दिया गया, यूरोफाइटर को भी नहीं दिया। किसे दिया गया? ये टेंडर राफेल को दिया गया 31 जनवरी 2012 को। आगे बात करते हैं, ये ज्ञात होता है कि भारत और परंपरागत रूप से अपनी वायुसेना की ताकत को रूस से खरीदे गए लड़ाकू विमान MiG-27, MiG-35 से बढ़ाता रहा है भारत, और इस प्रथा को बदलकर फ्रांस में बने आधुनिक राफेल को खरीदने पर सौदा भी पूरा कर चुका है। कौन? हमारे भारत द्वारा राफेल को खरीदकर, उच्च तकनीकी के विमान को खरीदकर भारत ने अपनी रक्षा के मामले में अपने स्थान को आगे बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं इस विमान की क्या-क्या इंपॉर्टेंट खास बातें हैं, क्या-क्या विशेषताएं हैं। तो राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी स्क्रीन पर ही मैंने ये बता रहा हूं कि राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है। कैसा? मल्टी रोल फाइटर विमान, यानी कि 2 तरीके से कार्य करने वाला। कैसा विमान? 2 तरीके से कार्य करने वाला, जिसे फ्रांस की डैसोल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाई। किसे? डैसोल्ट एविएशन। किसने? डैसोल्ट एविएशन द्वारा, जो कि कहां पर है? फ्रांस में। किसका निर्माण किया है? राफेल का निर्माण किया है। किसके द्वारा? फ्रांस के डैसोल्ट एविएशन नाम की कंपनी द्वारा। राफेल एक श्रेणी के विमान 4 जुलाई 1986। आगे देखते हैं, इसको मान दो। तो राफेल हवा से हवा में, राफेल तो जो राफेल नामक जो है, ये हवा से हवा में भी आक्रमण कर सकता है दुश्मनों, और जमीन से हवा के दौरान भी ये आक्रमण कर सकता है। अब बात करते हैं आगे, इसमें ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है। क्या लगा है? ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम किसमें लगा है? राफेल में। किसमें लगा है? राफेल में यह सिस्टम लगा है दोस्तों। आगे बात करते हैं, और ये लिक्विड के रूप में, क्या? लिक्विड ऑक्सीजन बढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आगे देखिए, ये जमीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। कैसे? विमान वाहक पोत। और राफेल के बारे में विशेषताएं पढ़ेंगे। जो पहली जो विशेषता है उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, कि ये कितनी ऊंचाई फीट से भी ये उड़ान भरने में सक्षम है। तो 36,000 से 50,000 फीट के मध्य भी
ये उड़ान भरने में सक्षम है और 1 मिनट में, केवल 1 मिनट में कितनी ऊंचाई, 50 फीट ऊंचाई ये ऊंचा उड़ सकता है। कितने, 50,000 फीट 1 मिनट में, केवल 60 सेकंड में। अब बात करते हैं इसी सेकंड, और ये 3700 किलोमीटर, कितने, 3700 किलोमीटर इसकी कवर रेंज है। क्या रेंज है इसकी, रेंज कवर कितनी है, 3700 किलोमीटर। और इसकी रफ्तार के बारे में हम चर्चा करते हैं। रफ्तार कितनी है, 1920 किलोमीटर प्रति घंटा, 1920 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बहुत ही अधिक इसकी रफ्तार है। आगे बात करते हैं, ये 1312 फीट, कितनी, 1312 फीट, 1312 फीट की छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। और ये 15,590 गैलन ईंधन भी ले जा सकते हैं अपने साथ। 15,590 गैलन ये इकाई है दोस्तों, ईंधन भी अपने साथ ले जा सकता है। कौन, राफेल, जो किसके द्वारा निर्मित है, फ्रांस के द्वारा निर्मित है। अब बात करते हैं आगे, राफेल हवा से हवा में भी मारक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। और राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.82 फीट ज्यादा ऊंचा है। कितना, 0.82 फीट। और राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.79 फीट ज्यादा लंबा है। इसके विंगों की लंबाई 10.90 मीटर है और जेट की ऊंचाई 5.30 मीटर है और इसकी लंबाई 15.30 मीटर। भारत को 5वीं पीढ़ी के विमान की जरूरत पड़ गई है, लेकिन क्यों, दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी चीन से एडवांस्ड पीढ़ी के विमान JF-17 और अमेरिका के F-16 खरीद लिए हैं। ऐसे में भारत अब पुरानी तकनीक के विमान पर ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता। इसलिए दोस्तों भारत को भी ये खरीदने की आवश्यकता है। और अभी भारत ने 5 राफेल कहां उतरे हैं, अंबाला नामक एयरबेस पर उतरे हैं, जो कि किसके द्वारा निर्मित है, फ्रांस के द्वारा निर्मित राफेल है, जो कि विमान है जो भारतीय एयरफोर्स को समर्पित कर दिया गया है। अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति, कौन सी नीति, नई शिक्षा नीति, इसके बारे में हम बात करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020, इसकी एक अखबार की कटिंग मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दी है, जो कि आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि नई शिक्षा नीति में किसके द्वारा बदलाव कर दिया गया, हमारे पोखरियाल साहब द्वारा। किसके द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। किसके द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, इनके द्वारा और प्रकाश जावड़ेकर द्वारा नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, किसका नाम चेंज करके, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो हम बात करते हैं, अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में 2020। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले बात करते हैं कि हमारी जो पुरानी 1986 में जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे जिनके बारे में जानते हैं। तो पहले जो व्यवस्था थी 10+2 की, तो 10+2 की व्यवस्था क्या थी दोस्तों, पहले कक्षा 1 से 10वीं तक 10 साल और बाकी के 2 साल 11वीं और 12वीं में आपको क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने पड़ते थे दोस्तों। आप साइंस हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं या फिर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो वो 11वीं और 12वीं यानी कि जो लास्ट में जो 2 लिखे उसके अंतर्गत आपको ये तय करना होता था। बाकी की 10वीं तक की पढ़ाई आप सबके एक समान थी। क्या थी, एक समान। ये थी हमारे ओल्ड, ये थी हमारे पुरानी व्यवस्था। अब बात करते हैं हमारी न्यू जो नई व्यवस्था है स्कूली शिक्षा में, जो नई व्यवस्था लाई गई उसके बारे में हम बात करते हैं। अब की जो व्यवस्था है वो है दोस्तों 5+3+3+4। ये है हमारी नई शिक्षा नीति, जिसके अंतर्गत क्या, पहले के 5 साल प्री प्राइमरी एजुकेशन जो यहाँ ये 5 साल की होगी कक्षा 2 तक। कहां तक, कक्षा 2 तक, यानी कि प्रेप, एलकेजी, यूकेजी, जिसमें आपने अभी बच्चे पढ़ते हैं एलकेजी यूकेजी, तो वो पहले हो गए हमारे 5 साल। उसके बाद में अगले 5 साल तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक, अगले 3 साल के अंतर्गत यहां तक 5वीं कक्षा तक केवल बच्चों को स्थानीय भाषा के हिंदी और इंग्लिश के साथ स्थानीय भाषा का भी क्या अध्ययन करवाया जाएगा। हिंदी इंग्लिश भी रहेंगे और स्थानीय भाषा का भी अध्ययन करवाया जाएगा। अगले 3 साल तो होते हैं हमारे
छठी से 8वीं तक, कक्षा 6 से 8 तक के मध्य बच्चों की क्या डेवलप की जाएगी, स्किल डेवलप की जाएगी। क्या डेवलप की जाएगी दोस्तों, स्किल डेवलप की जाएगी। उनकी स्किल, यदि वो कार ठीक करना जानना चाहता है तो वो कार ठीक करने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है दोस्तों 6 से 8वीं कक्षा के दौरान। आगे बात करते हैं कक्षा 9 से 12 के बीच, कक्षा 9 से 12 की, और कक्षा 9 के दौरान वह कोई किसी भी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट को जो पढ़ना चाहता है, यदि वह आर्ट्स से ज्योग्राफी और साइंस से फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो भी वह पढ़ सकता है। नई शिक्षा नीति के दौरान ये सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है। आर्ट्स और साइंस में ये बहुत ही ऐसा बड़ा परिवर्तन किया गया है। अगर वो आर्ट्स से पॉलिटिक्स पढ़ना चाहता है और साइंस मैथ से मैथ्स पढ़ना चाहता है तो भी वह पढ़ सकता है दोस्तों। ये हमारी नई शिक्षा नीति किसके द्वारा चेंज किया गया है, प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। आगे बात करते हैं तो अगली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक कटिंग लगाई है, कैबिनेट का फैसला, नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर। उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, शिक्षा क्षेत्र में खत्म होगी अव्यवस्था। अब इस व्यवस्था के अंदर किसका यूज किया जाएगा, टेक्नोलॉजी, ई लर्निंग पर भी इस पर फोकस किया जाएगा। किस पर, इंटरनेट लर्निंग पर, इंटरनेट के द्वारा अध्ययन पर भी फोकस किया जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं इसमें टीचर्स को किस प्रकार से पढ़ाना होगा, बच्चों को किस प्रकार पढ़ना होगा, किस प्रकार के रूल्स होंगे। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर NETF का भी इसके अंतर्गत। तो आगे बात करते हैं डिजिटली इक्विपिंग स्कूल टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो डिजिटल तरीके से विद्यालयों को पढ़ाया जाएगा, विद्यालयों में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। तो आगे बात करते हैं नई शिक्षा नीति के दौरान होने वाले कुछ ऐसे परिवर्तन जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो पहला पॉइंट जानते हैं हम, तो आप देख लें स्क्रीन पर, आपको मैंने लगा दिया है वो कटिंग। तो देखिए नई शिक्षा नीति के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो नई शिक्षा नीति के तहत सभी स्कूलों में कक्षा 5 तक के बच्चों को दिए जाने वाले दिशा निर्देश मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा में दिए जाएंगे। हालांकि ये कक्षा 8वीं या इससे ऊपर तक के छात्राओं के लिए भी लागू हो सकता है। और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी स्तरों पर संस्कृत और सेकेंडरी स्कूल लेवल पर विदेशी भाषाएं भी प्रस्तावित की जाएगी, यानी अंग्रेजी और इसके अतिरिक्त अन्य भाषाएं। हालांकि नीति में स्पष्ट है कि कोई भी भाषा किसी भी बच्चे पर थोपी नहीं जाएगी। पिछले साल जून में इसी मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया, तो इस पॉइंट को छोड़ दो दोस्तों। तो 10+2 के स्ट्रक्चर में के बजाय स्कूली बच्चों के लिए करिकुलम का पैटर्न 5+3+3+4 के दर्जे पर लागू किया। इसके तहत 3 से 6 साल के बच्चों का एक ही तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी और फाउंडेशन लिटरेसी को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा कि केवल मात्र सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि मैथ्स से किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से मैथ्स होता है और इसके अंदर की कुछ टॉपिक्स उसको पढ़ाए जाएंगे। फिजिक्स के साथ फैशन की पढ़ाई करने की भी इजाजत होगी। आगे देखिए कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट की जाएगी। और इसकी स्कूली शिक्षा में कक्षा 6 से 9 के बच्चों को आमतौर पर 3 क्लास में होते उनके लिए नेशनल मिशन शुरू किए जाएंगे ताकि बच्चों की बुनियादी शिक्षा को समझा जा सके और बच्चे अपनी शिक्षा को समझ सके। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नई शिक्षा नीति के तहत जो बच्चे शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हाँ इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, तो उनके लिए 4 साल की बीएससी की डिग्री होगी। किसकी, मतलब बीएससी बीए, जो शोध क्षेत्र में जाना उनके लिए 4 साल की डिग्री होगी। और जो केवल 3 साल और 4 साल दोनों की व्यवस्था है, जो नौकरी करना चाहेगा उसके लिए डिग्री 3 साल की होगी और जो आगे पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए 4 साल की ये डिग्री होगी। और इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जिसने बीए कर ली है, एमए कर चुका है, अब वह सीधे क्या कर सकता है, पीएचडी की पढ़ाई कर सकता है और एमफिल, मास्टर इन फिलोसॉफी की डिग्री को खत्म कर दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात है शिक्षा की नई नीति। बेहतर यही होगा कि विभिन्न राजनीतिक दल नई शिक्षा की नीति का संकीर्ण राजनीतिक चश्मे से न देखें। और आगे देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं तो हाल ही में केंद्र, तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति 2020 जारी की है, 40, 60, 34, 30। तो 34 साल के बाद केंद्रीय सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को जारी किया गया है दोस्तों। 1986 के बाद अब 2020 में 1986 के बाद 2020 में यह नई शिक्षा नीति को लाया गया है। आगे बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदल के कर दिया गया है। क्या नाम बदल के इसका नाम रख दिया गया है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। मिनिस्टर है दोस्तों, इसका नाम क्या रख दिया गया है दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन
और MHRD की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। तो दोस्तों देखिए आगे बात करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये दौरान निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार किया है। और इससे पहले 1 मई को प्रधानमंत्री ने 34 साल के बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ है दोस्तों, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति के में भाषा के ऊपर को बढ़ा दिया गया है, यानी कि स्थानीय भाषा को भी विद्यार्थी को पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं ई शिक्षा नीति में भाषा के ऊपर को बढ़ा दिया। सरकार की ओर से दी गई जानकारी में छात्र 2 से 8 साल की उम्र में जल्दी भाषा सीख जाते हैं, इसलिए उन्हें स्थानीय भाषा के साथ 3 अलग अलग भाषाओं में भी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। ई एजुकेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार द्वारा नया पाठ्यक्रम तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। नया प्रस्ताव 5+3+3+4 का डिजाइन तय किया गया है। यह 3 से 8 साल के छात्रों यानी नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। और आगे बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल पाठ्यक्रम को बंद किया जाएगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को पारित नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल पाठ्यक्रम बंद कर दिया। और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड परीक्षा जानकारी के अनुरूप आधारित होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।